बहुत ज़्यादा कमजोरी अनुभव करना, कुछ भी काम करने का मन ना करना, सदैव चिड़चिड़ापन बने रहना, सर कमर में दर्द बने रहना, हाथ पैरों का दुखना, ध्यान की कमी, एकाग्रता का अभाव, मन में आलस, उदासी, सुस्ती का छाए रहना, नींद बहुत अधिक आना, मानसिक रूप से परेशानी का भाव सदैव बने रहना, समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना, चेहरे का निस्तेज व पीला पड़ जाना, साथ ही साथ आंखों में कमजोरी का आना, बार बार पेशाब की अनुभूति होना या फिर पेशाब आना, उठते बैठते समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या फिर चक्कर आना, थोड़ा सा भी शारीरिक परिश्रम करने पर भयंकर थकावट और सांस का फूल जाना, सप्त धातुओं की कमी का शरीर में अनुभूति होना और सबसे खास पुरुष जननांगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कमजोरी का उत्पन्न हो जाना। दोस्तों, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो धातु रोग के हो सकते हैं, जिसे आप आमतौर पर धात की समस्या या फिर धात रोग के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। मेरे पास रोजाना सैकड़ों की संख्या में आप लोगों के फ़ोन आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं बहुत से रोगी, और यह एक ऐसा रोग है जिससे पीड़ित रोगियों की सबसे अधिक संख्या मुझे संपर्क करती है। अगर मैं आपको कहूं कि 50 से 60% मुझे मात्र इस समस्या से पीड़ित रोगियों के फ़ोन या मैसेज आते हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आखिर क्या है ये समस्या? क्या कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके चलते इतने अधिक युवाओं को, इतने अधिक पुरुषों को ये समस्या परेशान कर रही है, उन्हें ये रोग झेलना पड़ रहा है? और आखिर किस प्रकार इस रोग से संपूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? क्या कुछ कार्य आपको करने पड़ेंगे? क्या कुछ औषधियों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा? उन सब के विषय में और साथ ही साथ इस रोग से जुड़ी अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार घुमाकर देखिएगा, खास तौर पर ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि वो धात रोग से पीड़ित हैं या फिर उन्हें धात रोग है, उन्हें यह जानकारी बहुत ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर धात रोग होता क्या है। यह जानना क्यों इतना अधिक आवश्यक है, चलिए बताता हूँ। जब मेरे पास कोई भी रोगी आता है और कहता है कि मुझे धातु रोग है, मुझे धात की समस्या है, तब उनसे मेरा पहला सवाल यही होता है कि आखिर धातु रोग होता क्या है, धात की समस्या आखिर होती क्या है। और आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी, लगभग 50 से 60% धात रोग से पीड़ित स्वघोषित रोगी ये बता ही नहीं पाते कि आखिर धातु रोग होता क्या है। असल में उन्हें कोई रोग होता ही नहीं है, बस YouTube आदि के ऊपर देखकर या फिर कहीं भी कोई भी मैगजीन आदि को पढ़कर उसके माध्यम से उल्टी सीधी जानकारी लेकर खुद को इस रोग से पीड़ित मानना वो प्रारंभ कर देते हैं और उल्टी सीधी दवाइयों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके चलते आज नहीं तो कल उन्हें असल में इस रोग का सामना करना पड़ता है, असल में ये रोग झेलना पड़ता है। दोस्तों, दरअसल धात रोग बड़ी ही आम समस्या है। आमतौर पर नवयुवकों में यह समस्या पाई जाती है, परंतु कई बार उचित समय पर चिकित्सा ना लेने के चलते या फिर अन्य गलत कारणों के चलते यह समस्या इतनी अधिक बढ़ जाती है, इतना अधिक विकराल रूप ले लेती है कि बड़ी उम्र के लोग भी इसके शिकार पाए जाते हैं और बने रहते हैं। दरअसल वीर्य का अनैच्छिक रूप से आपकी इच्छा के विरुद्ध होने वाला स्खलन ही धातु रोग है। अब चाहे किसी भी अवस्था में मूत्र मार्ग से, मूत्र के साथ या उससे पहले या बाद में वीर्य का निकलना हो या फिर रात्रि के समय स्वप्न में होने वाला वीर्य का स्खलन। इसके अलावा बहुत से वैद्य या फिर चिकित्सक फोन पर बात करते समय या फिर किसी भी प्रकार की उत्तेजक सामग्री का उपभोग करते समय, चाहे वह किसी भी इंद्रिय के चलते उत्तेजना क्यों ना उत्पन्न कर रही हो, उस समय लिंग से होने वाले पतले स्राव को भी धात रोग में सम्मिलित करते हैं। परंतु पूर्ण रूप से यह सही नहीं है। हालांकि चिकित्सीय दृष्टिकोण से सम्मिलित करने में कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों समस्याओं को एक ही प्रकार की चिकित्सा के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
हालांकि उत्तेजना प्राप्त होने पर हल्के फुल्के स्राव का होना कोई भी रोग नहीं होता है, पर यह बिल्कुल ही सामान्य प्रक्रिया है। परंतु जब यह स्राव बिना किसी उत्तेजना के या फिर बहुत ही थोड़ी उत्तेजना पर बहुत अधिक मात्रा में हर समय होता रहे तो निश्चित तौर पर आपको इसकी चिकित्सा अवश्य ही करवानी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस रोग से संपूर्ण रूप से छुटकारा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। परंतु पहले कारणों के विषय में जान लेना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, निदान परिवर्जन सबसे पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कारण आपके साथ बने रहेंगे जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हुई है, तब तक रोग से संपूर्ण रूप से छुटकारा कभी संभव हो ही नहीं पाता। विशेष तौर पर इस रोग से तो हो ही नहीं सकता। चलिए कारणों के विषय में आपको बतला देता हूं, साथ ही साथ उस कारण के चलते उत्पन्न धात की समस्या या रोग से किस प्रकार उसमें उपचार किया जा सकता है, किस प्रकार उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, उसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है कब्ज, गैस का बनना, पेट में अफारे का आना या फिर खराब पाचन तंत्र। इन सभी को मैं एक ही कारण में सम्मिलित करता हूं, क्योंकि इस रोग से पीड़ित 100 में से 90%, ध्यान से सुनिए, 100 में से 90% रोगी मात्र इस कारण के चलते, इस एक कारण के चलते उन्हें यह रोग झेलना पड़ता है। और बड़े ही कमाल की बात मैं आपको बताऊं, धातु रोग की आप महंगी से महंगी कितने भी अच्छी से अच्छी दवा आप क्यों ना ले लें, यदि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ ना हो, यदि उसे स्वस्थ करने का आप प्रयास ना करें, तो दवा का संपूर्ण लाभ आपको कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और अगर किसी कारण के चलते आपको दवा का लाभ प्राप्त हो भी गया तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। जैसे ही आप दवा बंद करेंगे, संभावना है कि कुछ समय पश्चात आप वापस इसी रोग के शिकार फिर से हो जाएं। दोस्तों आमतौर पर ऐसे रोगियों को मैं धात रोग की दवा देने से पहले कब्ज को दूर करने की, उनके पाचन तंत्र को सुधारने की औषधियाँ प्रयोग करने की सलाह देता हूँ। खान पान में आवश्यक बदलाव करने की सलाह देता हूँ, जिससे उन्हें गैस बनना, पेट में अफारा आना जैसी शिकायतें, समस्याएं उनकी दूर हो जाएं। यकीन मानिए, अगर कोई धात रोग से पीड़ित है, रात्रि को वो हल्का भोजन करे, ध्यान रखे उसमें दूध या दूध से बनी चीज़ें रात्रि के समय वो प्रयोग ना करे। मांस, मछली, अंडे, हाई प्रोटीन वाली खाद्य पदार्थ वो रात्रि के समय प्रयोग ना करे। दिवा स्वप्न ना करे। रात को खाने और सोने के बीच 2 से 3 घंटे का अंतराल निश्चित तौर पर रखे। सुबह उठकर 1 से 2 गिलास गर्म पानी पिए और नियमित व्यायाम करे। अपने पाचन तंत्र को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए, आवश्यक खान पान और रहन सहन में बदलाव करे, तो अधिकतर रोगियों को मात्र इन कार्यों से बिना किसी औषध का प्रयोग करे संपूर्ण रूप से इस रोग से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, बिना किसी औषध का प्रयोग किए। चलिए अब आते हैं अगले कारण के ऊपर, और यह कारण है शरीर में अवांछनीय अत्यधिक गर्मी का होना। आमतौर पर इस कारण के पीछे हमारे खान पान की गलत आदतें, हमारे रहन सहन की गलत आदतें, विशेष तौर पर नशा आदि, किसी उत्तेजक पदार्थ का अधिक प्रयोग करना, उत्तेजक साहित्य आदि में लिप्त रहना, बहुत अधिक मानसिक परिश्रम करना इसका कारण हो सकता है। और प्रमुख रूप से ऐसे रोगी जिनको यह अनुभव होता है कि उनके शरीर में अवांछनीय गर्मी की मात्रा बहुत अधिक है, उनमें से अधिकतर रोगियों को कब्ज की समस्या निश्चित तौर पर मिलती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ। तो ऐसे में यहाँ भी आपको पाचन तंत्र पर ध्यान देने की अत्यंत अधिक आवश्यकता है। पहले बताए गए तरीके यहाँ भी लाभदायक होंगे, बस यहाँ आपको अपने दैनिक दिनचर्या में उन तरीकों के साथ साथ पानी की मात्रा थोड़ा सा अधिक बढ़ा देने की आवश्यकता है। मात्र इतना कार्य आपको अपने रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रहेगा। हालांकि आप सहायता के रूप में कुछ आवश्यक औषधियाँ ले सकते हैं, जैसे गुलकंद बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। न केवल आपके पाचन तंत्र को सुधारने का कार्य करेगी, बल्कि शरीर की अतिरिक्त गर्मी को भी यह शांत करने का कार्य करेगी। हल्की फुल्की कब्ज की समस्या से भी यह राहत दिलाती है। इसके अलावा और भी अन्य बहुत से कारण हैं जो आमतौर पर देखने या सुनने को नहीं मिलते हैं, परंतु बहुत अधिक यह समस्या अगर पुरानी हो जाए, जिसके चलते नसों की कमजोरी उत्पन्न हो जाती है और उसके चलते यह समस्या लगातार बनी रहती है। वहीं कई बार जननांगों में उत्पन्न किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर सोजन भी इस रोग का कारण हो सकता है।
इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी कभी कभार देखने या सुनने को मिलते हैं, हालांकि उनकी संख्या लगभग ना के बराबर होती है। चलिए अब कारणों से आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर इस रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ऐसे रोगियों के लिए है जिनको ये लगता है कि उनके मूत्र के साथ धातु का स्राव हो रहा है, मूत्र के साथ उनकी धातु निकल रही है। उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि किसी भी औषध का प्रयोग करने से पूर्व अपने मूत्र की जांच करवाएं। अगर उसके अंदर यह निश्चित होता है कि आपके मूत्र के साथ धातु का स्राव हो रहा है, तभी आपको संबंधित औषधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह मात्र आपका मिथ्या भ्रम है। बहुत से रोगी व्यर्थ में ही अपने आप को इस रोग का शिकार मानते हैं, अपने आप को इस रोग से पीड़ित मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके मूत्र के साथ धातु का स्राव हो रहा है और व्यर्थ में ही बहुत सी दवाइयों का वो प्रयोग करते रहते हैं। और बहुत से छद्म वैद्य उन्हें उत्तेजक औषधियों का प्रयोग करवा देते हैं। ऐसे में यह रोग ना होते हुए उन्हें असल में यह रोग झेलना पड़ता है। तो व्यर्थ में ही औषधियों का प्रयोग ना करें, मूत्र की जांच करवाकर यह निश्चित करें कि आखिर आपको यह रोग है या नहीं, तत्पश्चात ही आगे बढ़े। चलिए अब अगले उपाय पर बढ़ते हैं। खराब पाचन तंत्र के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर किसी को कब्ज की समस्या है और इसके चलते मल त्याग करते समय उसे दम लगाना पड़ता है और उस समय लिंग से चिकना स्राव होता है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको वह दबाव लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाए, तो अपने आप यह रोग भी धीरे धीरे दूर होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में धात रोग की दवा लेने की अपेक्षा आपको अपनी कब्ज दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं जिन रोगियों को स्वप्न दोष की समस्या है, वो अगर यह सुनिश्चित कर लें कि रात्रि को सोने से पूर्व रात्रि का किया गया भोजन संपूर्ण रूप से हजम हो चुका है, उसका पाचन हो चुका है और उसके चलते गैस नहीं बनेगी, पेट में अफारा नहीं आएगा, तो अपने आप ही स्वप्न दोष बहुत हद तक नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ रात्रि का भोजन करते समय ही आप विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे मोबाइल, टीवी आदि से भी दूरी बना लें। मानसिक तौर पर भी यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा इस रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ आवश्यक औषधियों की, कुछ ऐसी औषधियों की जो आपकी तंत्रिका तंत्र, आपकी नसों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी, उन्हें ताकत प्रदान करने का कार्य करेगी। तो इस अवस्था में चंदनासव, चंदनादिवटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत, भिंडी का चूर्ण, इमली के बीज का गूदा उसका चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, बसंत कुसुमाकर रस, कामचूड़ामणि रस काफी प्रभावशाली लाभ दर्शाती है। परंतु फिर से यह ध्यान रखें, कारणों से छुटकारा प्राप्त करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी औषध का प्रयोग चिकित्सक के निर्देशानुसार ही आपको करना चाहिए। इसके अलावा अश्विनी मुद्रा, गुप्त हरि मुद्रा, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, इनका नियमित प्रयोग निश्चित तौर पर विशेष लाभदायी होता है। इन सभी मुद्राओं व योगासनों के विषय में आप YouTube के ऊपर विस्तार से जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है यह वीडियो आपको थोड़ा सा अव्यवस्थित लगा हो। मैंने बस अपने मन के विचार आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।